Good morning, students. Welcome to our Rashtriya teaching classes. In previous chapter, we have read about a Vedic period and later Vedic period. So, in this chapter, we will read about Empires period, page number 51, history chapter 6. ठीक है. इस पीरियड में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से राजा बनते हैं थे उस टाइम, और जनपदों और महाजनपदों का जो जनजीवन था वो कैसा था, उनका ट्रेड क्या था, किस तरह से वो टैक्स देते थे, उनका रहन सहन क्या था, लोगों का क्या व्यवसाय था, उस टाइम कौन कौन से कामकाज करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में है, इन सब बातों के बारे में हम इसमें रीड करेंगे. ठीक है. Around 3000 years ago, some changes took place in the ways rajas were chosen. लगभग 3000 सालों पहले कुछ राजाओं के चुजन के लिए कुछ चेंजमेंट किए गए. ठीक है. पहले कुछ रूल रेगुलेशन थे, लेकिन जो एम्पायर पीरियड था उसके अंदर कुछ अलग से राजाओं का चुजन किया जाता था. वो किस तरह से किया जाता था? सम मैन नाउ बिकेम राजा बाय परफॉर्मिंग रिचुअल्स सच एज अश्वमेधा, हॉर्स सैक्रिफाइस. अब इस टाइम कुछ लोग राजा बन जाते थे. कैसे? जब कोई पर्सन किसी धार्मिक अनुष्ठान का, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ वगैरह या हवन आदि करवा लेता था, तो उसके बाद में वो राजा बन जाता था. दीज रिचुअल्स वर परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेन्ड प्रीस्ट्स. अब ये जो रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स मीन्स होते हैं धार्मिक अनुष्ठान. अब ये जो धार्मिक अनुष्ठान थे वो उस टाइम के जो ट्रेंड प्रीस्ट थे, यानी कि जो पुरोहित थे, जो बहुत ही ट्रेंड थे पुरोहित, उनके द्वारा परफॉर्म करवाया जाता था. जैसे कि आज भी यज्ञ हवन आदि करवाते हैं तो वो किसी अच्छे ब्राह्मण से करवाते हैं जो ट्रेंड होता है. ठीक है. तो इसी तरह से पहले के जो पुरोहित वगैरह होते थे, ब्राह्मण वगैरह होते थे, उनसे ही इस तरह के यज्ञ हवन आदि का जो धार्मिक अनुष्ठान है वो करवाए जाते थे. तो these priests were heavily rewarded in turn and sometimes kept as advisors of राजा. अब ये प्रीस्ट बदले के अंदर जब वो यज्ञ हवन आदि करवाते थे तो उसके बदले में राजा उनको बहुत बड़े, उनके सम्मान में कुछ उनको प्राइज वगैरह देते थे, रिवार्ड देते थे, उनको इनाम में बहुत बड़ी धनराशि देते थे. एंड समटाइम्स केप्ट एज एडवाइजर्स ऑफ राजा, और कभी कभी वो राजा के एडवाइजर के रूप में भी उनको रख लिया जाता था. ठीक है. किंग अपने कोई भी सलाह लेने के लिए उनको एक सलाहकार के रूप में अपने पास रख लेता था. ठीक है. द राजाज हु कुड ऑर्गेनाइज द रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस वर कंसिडर्ड एज वेरी पावरफुल. अब जो किंग्स या जो राजा उस टाइम इन धार्मिक अनुष्ठानों को करवा लेता था, इन यज्ञ हवन आदि करवा लेता था, तो वो बहुत ही पावरफुल किंग माना जाता था. दे वर द सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स. और इन रिचुअल्स का, यानी कि जो भी धार्मिक अनुष्ठान वो करवाते थे, यज्ञ हवन आदि करवाते थे, उनके जो सेंट्रल फिगर वो किंग ही होता था. ठीक है. जैसे कि आज भी हम जब यज्ञ हवन आदि करवाते हैं तो हमारे जो परिवार का जो मेन सदस्य होता है वही उसका सेंट्रल फिगर होता है. तो दे वर गिवन ए स्पेशल सीट, थ्रोन और ए टाइगर स्किन टू सिट अपॉन. अब उनको एक विशेष सीट दी जाती थी बैठने के लिए, या कोई सिंहासन दिया जाता था, या टाइगर स्किन मतलब उस टाइम जो चीते की जो स्किन होते थे उसके ऊपर जिसको बैठने के लिए यूज किया जाता था. ठीक है. वो उसको दे दी जाते थे. देयर रिलेटिव्स स्पेशली वाइव्स एंड सन्स हैड टू परफॉर्म डिफरेंट माइनर रिचुअल्स. और उनके जो रिचुअल्स, उनके जो रिलेटिव्स थे, किंग्स के, राजा के जो रिलेटिव्स होते थे, जैसे उसकी पत्नी या उसके पुत्र, वो भी इस परफॉर्मेंस में, इस धार्मिक अनुष्ठान में छोटे मोटे जो रिचुअल्स हैं उनको परफॉर्म करते थे. प्रीस्ट्स परफॉर्म्ड द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर ऑन द किंग. अब जो किंग प्रीस्ट होते थे, पुजारी, जो यानी कि यज्ञ हवन आदि करवाते थे, वो यज्ञ हवन करवाने के बाद में कोई पवित्र यदि जल होता था घर के अंदर, तो उसको राजा के ऊपर उसके छींटे लगाते थे. स्प्रिंकलिंग मीन्स होता है उसका छिड़काव करना. जैसे कि आज हम यज्ञ करवाते हैं, पूजन करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, तो उसके बाद में गंगा जल को छिड़का जाता है सभी के चारों तरफ,
और इसी तरह से किंग के ऊपर भी उस टाइम जो सेक्रेड वाटर होता है उसका स्प्रिंकलिंग किया जाता था। सम पीपल सच एज शूद्राज वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स। लेकिन कुछ लोग जैसे कि शूद्र लोग थे उस टाइम, शूद्र मीन्स होते हैं जो निम्न नीची जाति के लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो इनको इन धार्मिक अनुष्ठानों में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, यानी कि इनको इन चीज़ों से दूर रखा जाता था। इनको ये अलाउड नहीं थे कि यज्ञ हवन आदि में वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो इनके साथ में उस टाइम मिसबिहेव किया जाता था। अब जो जनपद थे वो कैसे बने और कौन कौन से जनपदों के नाम हम अभी इसमें रीड करेंगे, कौन कौन से फेमस जनपद थे, ठीक है। तो अराउंड 2500 years ago the iron tools and their implements were extensively used to clear the forest। लगभग 2500 years ago पहले द आयरन टूल्स एंड देयर इम्प्लीमेंट्स, लोहे के बने औजार और उन लोहे के बने यंत्र और उनसे बने औजार ये कृषि के लिए, ज़मीन को साफ करने के लिए या फॉरेस्ट को साफ करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता था। अंडर कल्टीवेशन इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न बिहार, कौन कौन सी जगह के ऊपर, वेस्टर्न बिहार में और उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट के अंदर, ठीक है। तो उसी के साथ में वहाँ पर कुछ एक एरिया को साफ करके वहाँ पर किया जाता था, उसी को जनपद कहा जाता था। तो विद द डेवलपमेंट ऑफ बेटर एग्रीकल्चरल टूल्स पीपल प्रोड्यूस्ड मोर फूड विच इनक्रीज्ड देम फॉर ट्रेड। अब जब लोग इन बेटर एग्रीकल्चरल टूल्स का प्रयोग करके अच्छी उपज यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फसलें पैदा करके ज़्यादा से ज़्यादा भोजन प्रोड्यूस करते थे और इस तरह से उनकी ट्रेड को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला था। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ाना, यानी कि उस टाइम व्यापार भी बहुत अच्छे अपनी चरम सीमा पर था क्योंकि अच्छी पैदावार होती थी, अच्छी फसल पैदा होने के कारण ट्रेड को भी बहुत बड़ा बढ़ावा मिला था। तो दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज़ कोल्ड जनपदाज। इस तरह से जो टाउन और सिटीज़ थे वो भी बढ़ने लगे, उनकी भी बढ़ोतरी होने लगी और उन्हीं को जनपद कहा जाने लगा था, ठीक है। तो ये जनपद की डेफिनेशन है। द वर्ड जनपदा लिटरेरी मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट सेटल्ड डाउन। तो अब जो जनपद है उसका साहित्यिक मीनिंग है कि जहाँ पर जना मीन्स किंग या राजा, उस टाइम जो किंग या राजा होता था जिसने वहाँ पर कदम रखा एंड सेटल डाउन, और वहीं पर वो सेटल हो गए। जना मीन्स यहाँ पर लोग भी या पीपल भी होता है या किंग वगैरह होते हैं, उनको जहाँ पर उन्होंने फुट रखा, अपने कदम रखे एंड सेटल डाउन, और वहीं पर वो जब वो सेटल हो गए तो उसी को जनपद कहा जाने लगा। बाय द, जैसा कि इसके नाम से ही जाना जाता है, जना मीन्स जना पीपल और पदा मीन्स जहाँ पर उन्होंने कदम रखे। तो बाय द 6th century BCE देर वर अप्रोक्सीमेटली 22 डिफरेंट जनपदाज। अब 6th century BCE मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट एरा। तो उस टाइम जो जनपद थे वो अलग अलग जनपद थे और इनकी संख्या कितने थी, 22। तो द राजाज that performed these big sacrifices were now recognized as राजाज ऑफ जनपदाज इंस्टेड ऑफ जनाज। अब इस टाइम जो राजा धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे या हवन आदि करवाते थे तो उस करवा लेने के बाद में उनको राजा के नाम से जाना जाने लगा बजाय कि जनाज के, ठीक है। जनाज की जगह उनको राजा कहा जाने लगा। ए नंबर ऑफ सेटलमेंट्स हैव बीन एक्सकेवेटेड इन दिस जनपदास, और इन जनपदों के अंदर बहुत सी चीज़ों की खुदाई हुई। बहुत से ऐसे सेटलमेंट थे, निवास स्थान है जहाँ पर जो इनको खुदाई के अंदर हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको खुदाई के अंदर मिले हैं। अब वो कौन कौन से फेमस सेटलमेंट थे जो इन्होंने इनको खोदा है, खोद कर निकाला है, वो कौन कौन से हैं। पुराना किला जो दिल्ली में है, हस्तिनापुर जो मेरठ में है, और अतरंजी खेड़ा जो कहाँ पर है, ईटाह में। ये तीनों के तीनों बहुत ही फेमस सेटलमेंट्स थे जो जनपदों के अकॉर्डिंग आते हैं। पीपल लिव्ड इन हट्स एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स इन दीज सेटलमेंट्स। अब उस टाइम जो लोग हैं वो झोपड़ियों के अंदर रहते थे और अपने साथ में कैटल और एनिमल्स, ये अपने सेटलमेंट के साथ में वो पशुपालन करते थे, यानी कि पशुओं को और जानवरों को अपने साथ में रखते थे।
They also grew different crops such as rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and mustard. इनके अलावा वो कौन कौन से व्यवसाय करते थे, कौन कौन सी फसलें पैदा करते थे? राइस, राइस मीन चावल, व्हीट गेहूँ, बार्ले जो, पल्सेस दालें, सुगरकेन गन्ना, सीसेम मीन्स होता है तिल, एंड मस्टर्ड और सरसों। इन फसलों को वो पैदा करते थे। दे यूज टू मेक अर्दन पोट्स ऑफ ग्रे एंड रेड कलर। इसके बजाय इनके अलावा वो अपने बर्तनों के अंदर वो ग्रे और रेड कलर के अर्दन पोट का प्रयोग करते थे। ठीक है। ए स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री फाउंड एट दीज साइट्स इज नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर। अब एक विशेष प्रकार की एक पोट्री यहाँ पर मिली है जिसको पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही फेमस पेंटिंग करके एक पोट्री को बनाया गया था। ठीक है। इसके अंदर ग्रे कलर होता था और इसके अंदर पेंटिंग सुंदर सुंदर डिजाइन की जाती थी। मोस्ट कॉमन वेसल्स मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर वर प्लेट्स एंड बाउल्स। अब इसके अंदर बहुत ही जो कॉमन वेसल्स होते थे जो किसके बने होते थे? पेंटेड ग्रे वेयर से, और इनके अंदर प्लेट्स और बाउल्स होते थे ज़्यादातर जिनका ये प्रयोग करते थे। दीज वर ग्रे पोट्स विद पेंटेड डिजाइंस ऑफ यूजुअली सिंपल लाइन्स एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। अब ये जो ग्रे कलर के पोट्स थे जिनके ऊपर पेंटिंग की जाती थी सुंदर सुंदर डिजाइन से, और इनके ऊपर कुछ लाइन और ज्योमेट्रिक मीन्स होती है ज्यामिति पैटर्न के अकॉर्डिंग उनके अंदर डिजाइन बना दी जाती थी। जैसे कि आज भी मार्केट में देखने को मिल जाते हैं कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन होते हैं और उनके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारी कर दी जाती है। तो दीज आर वेरी फाइन टू टच विद ए नाइस स्मूथ सरफेस। इनको छूने के लिए यानी कि छूने में ये बहुत ही सुंदर लगते थे, अच्छे होते थे और सुंदर दिखाई देते थे, और इनका जो सरफेस होता था वो बहुत ही स्मूथ होता। स्मूथ मीन्स होता है चिकना, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से टिका होता था। परहैप्स दीज वर यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स टू सर्व स्पेशल फूड फॉर इम्पोर्टेंट पीपल। शायद ये जो जब कोई इम्पोर्टेंट पीपल घर में आ जाते थे तो उन स्पेशल जो ओकेजन्स होते थे, विशेष अवसरों के ऊपर इनका प्रयोग भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ठीक है। तो इसको भी याद रखना, पेंटेड ग्रे वेयर। सम ऑफ द जनाज डेवलप्ड देयर ओन जनपदाज। कुछ जनाज हैं उन्होंने अपने आप जनपदों को डेवलप कर लिया था। वाइल अदर्स सीम्स टू हैव मिक्सड टुगेदर टू फॉर्म ए कॉमन जनपदाज। लेकिन कुछ जनपद ऐसे थे जो दूसरों के अंदर मिलकर अपने आप को एक कॉमन जनपद बन गए थे। ठीक है। तो द नेम ऑफ द पंचाला, यहाँ पर एक फेमस जनपद है जिसका नाम क्या है? पंचाला। और पंचाला मीन्स होता है 5 जनपदों को के समूह को मिलाकर इसको बनाया गया था। ठीक है। इसलिए इसको पंचाला जनपद कहा गया। तो पंचाला जनपद सजेस्ट दैट इट वाज ए मिक्सचर ऑफ 5 पंचा या जनाज। ईच ऑफ दीज जनपदास वाज नेम्ड आफ्टर द क्षत्रिय ट्राइब और द क्षत्रिय जना हु हैड सेटल्ड देयर। अब इसको जो प्रत्येक ये जनपद थे उनका जो नाम है वो उनके क्षत्रिय ट्राइब के अकॉर्डिंग रखा गया। ठीक है। यानी कि उनके जो क्षत्रिय जो लोग थे, क्षत्रिय जो राजा थे, उनके अपने ट्राइब के अकॉर्डिंग उनका नाम मेंशन किया गया था जो वहाँ पर सेटल्ड थे, जो वहाँ पर रहते थे। अब इसके बाद आता है महाजनपदाज। अब जैसे कि इसके नाम से ही जाना जाता है कि भाई जनपद और महाजनपद। जनपद का मतलब छोटे टाउन्स, ठीक है, और महाजनपदा का मतलब जो लार्ज टाउन्स होते हैं उनको महाजनपद कहा गया। तो सम जनपदास बिकेम मोर इम्पोर्टेंट, लार्जर एंड मोर पावरफुल देन अदर्स। कुछ जनपद ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लार्जर यानी कि बड़े, और मोर पावरफुल देन अदर्स, दूसरों से बहुत ज़्यादा यानी कि अधिक पावरफुल बन गए थे। एंड वर कॉल्ड एज महाजनपदास, इसीलिए इनको महाजनपदास कहा गया था। द टर्म महाजनपदा लिटरेरी मीन्स ग्रेट कंट्री। जब टर्म महाजनपदा का जो साहित्यिक मीनिंग है उसका मतलब होता है ग्रेट कंट्री यानी कि बड़ा देश। एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, और ये कौन सी लैंग्वेज से निकला है? संस्कृत लैंग्वेज से। ये वर्ड है संस्कृत लैंग्वेज से निकला है। तो दी फूड वार्स
विद ईच अदर टू एक्सटेंड देयर लैंड्स। अब उस टाइम के जो जनपद थे, उस टाइम के जो किंग्स वगैरह थे, वो एक दूसरे से वार करते थे, लड़ाई लड़ते थे और अपने लैंड्स को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो एक दूसरे से लड़ाई लड़ते थे ताकि वो अपने साम्राज्य को बढ़ा सके। तो ईच महाजनपदास हैड ए कैपिटल, प्रत्येक महाजनपद के एक कैपिटल होती थी। मोस्ट महाजनपदास हैड ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन बिल्ट अराउंड देम बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड डिफेंस। अब कुछ जनपद ऐसे होते थे जहाँ उनके चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार बना दिए जाते थे, ठीक है, वाल्स होते थे, बड़े जनपदों के चारों तरफ बना दिए जाते थे। और ये वाल कैसे होते थे? वुड की बना दी जाती थी, वुड मीन्स लकड़ी से, ब्रिक ईंटों से या स्टोन से, ठीक है। अब ये वाल क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि उस टाइम के जो लोग थे वो दूसरे राजाओं के अटैक से डरते थे, इसलिए उनके बचाव को उनको बचाने के लिए, उनके बचाव के लिए इन दीवारों को बनाने की आवश्यकता पड़ी थी, ठीक है। तो सम किंग्स ऑल्सो वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग वेरी लार्ज, हाई एंड अट्रैक्टिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज। अब कुछ जो किंग्स थे उस टाइम ये चाहते थे कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिचनेस यानी कि अपने अमीरी और अपनी पावरफुल दिखाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए, दिखाने के लिए भी वो अपनी बिल्डिंग्स वगैरह चारों तरफ उसके अपने जनपद के चारों तरफ बनवा देते थे, ठीक है। दे वर बाय बिल्डिंग वेरी लार्ज, हाई और अट्रैक्टिव वॉल्स, इसलिए वो अपने सिटी के चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें, अट्रैक्टिव और हाई और लार्ज जो बिल्डिंग है वो अपने उसके चारों तरफ बनवा देते, अपने सिटी के चारों तरफ बनवा देते थे। द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजीली बाय द किंग। अब ये क्यों बनाए जाते थे? ताकि जो लैंड यानी कि जो सिटी या जो महाजनपद की जो लैंड या जो इसके अंदर रहने वाले लोग थे उनको अच्छे से फोर्टिफाइड की मीन्स होता है किलाबंदी, यानी किले के अंदर रहने वाले जो एरिया या जो लोग थे उनको अच्छे से राजा कंट्रोल कर सकता था और उनके ऊपर अच्छे से उनको अच्छे से राजा के द्वारा वो नियंत्रित किए जा सकते थे, ठीक है। इसलिए उनके चारों तरफ ये बनवा दिए जाते थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड ए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, इनॉर्मस लेबर एंड डिफरेंट रिसोर्सेज। अब इन बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों को बनाने के लिए बहुत अच्छे से प्लानिंग की जाती थी पहले, इनॉर्मस लेबर यानी कि बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती थी, एंड डिफरेंट रिसोर्सेज और इनके अलावा बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज भी इनके लिए प्रयोग किए जाते थे। द न्यू किंग्स नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज ऑफ सोल्जर्स। अब जो नए किंग बने थे यानी कि इन महाजनपदों के जो नए किंग बनाए जाते थे वो अपने बहुत बड़ी सोल्जर्स वाली जो आर्मीज हैं उनका भी मेंटेनिंग करते थे, यानी कि उनका भी प्रबंधन शुरू कर दिया था। दे वर प्रोबेबली पेड सैलरीज बाय यूजिंग पंच मार्क्ड क्वाइंस एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। अब जो ये शायद जो सैलरी दी जाती थी इनको सोल्जर्स को वो पंच मार्क्ड क्वाइन के तहत दी जाती थी, यानी कि इनको जो सैलरी दी जाती थी पैसे जो क्वाइंस के अंदर या जो पंच मार्क क्वाइन होते थे वो ही इनको सैलरी में पे किए जाते थे। एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, और राजा के द्वारा इसको पूरे साल मेंटेन की जाती थी, इनका प्रबंधन किया जाता था। सम ऑफ द महाजनपदास वर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ अटैक एंड कंट्रोल ओवर स्मॉल जनपदास, और कुछ जो महाजनपद थे उनको अटैक के परिणाम स्वरूप बनाया गया, यानी कि दूसरे जब किंग दूसरे जनपद के ऊपर अटैक करके उसको अपने कंट्रोल में कर लेता था, ठीक है, उस जनपद को अपने जनपद में मिला लेता था तो वो महाजनपद बन जाता था, ठीक है। दे वर नेम्ड आफ्टर द रूलिंग और द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्राइब ऑफ इट, और जब वो इनके ऊपर शासन करते थे तो वो अपने ट्राइब या अपने रूलिंग अपने किंग्स या अपने ट्राइब के जो मेन नेम होता था उसी के नाम पर उसका नाम जनपद का नाम रख दिया जाता था। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट, जैन एंड वैदिक लिटरेचर वर मेन देर वर 16 महाजनपदास इन गंगा वैली इन द 6th सेंचुरी BCE। अब बुद्धिस्ट और जैन या वैदिक लिटरेचर के अकॉर्डिंग माना गया है कि जो गंगा वैली थी उस टाइम 6th सेंचुरी के अंदर, उस टाइम 16 महाजनपद माने गए थे,
ठीक है, कि उस टाइम गंगा वैली के अंदर 16 महाजनपद रहते थे, निवास करते थे। दीवर द फॉलोइंग, अब वो कौन कौन से थे? काशी, कोशला, अंगे, मगध, वात्स्य, अवंती, गंधार, कंबोज, मत्स्य, कुरुज, पांचाला, शूरसेना, चेडी, वज्जी, मालाज और आशागा। ये 16 जनपद थे, बहुत ही फेमस जनपद थे, जो गंगा वैली के अंदर इनकी खुदाई की गई तो उसके अंदर ये मिले थे। तो दे वर 2 टाइप्स ऑफ महाजनपदास, रिपब्लिक्स एंड मोनार्कीज। उस टाइम जो महाजनपद थे 2 टाइप के थे, 2 टाइप्स के, रिपब्लिक्स और मोनार्कीज। अब रिपब्लिक्स कौन से थे और मोनार्कीज क्या होते थे? तो देखिए, द ईच जनपद आर रूल्ड बाय ए ग्रुप इलेक्टेड बाय ए कॉमन पीपल, इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल इज कॉल्ड रिपब्लिक। अब रिपब्लिक किसको कहा जाता है? एक ऐसा जनपद जो एक ग्रुप के द्वारा, जब कॉमन लोगों के द्वारा जिस ग्रुप का सिलेक्शन होता है, जिस ग्रुप का चुनाव किया जाता है, तो उसको रिपब्लिक कहा जाता है। यानी कि कुछ कॉमन लोगों का जो समूह होता है वो अपने ग्रुप को इलेक्ट कर लेते थे, यानी कि उसको चुनाव कर लेते थे कि इन लोगों को ये लोग अपने इस महाजनपद का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाएंगे। ठीक है, तो ऑल डिसीजंस वर टेकन बाय ए मेजोरिटी वोट सिंस देयर वाज नो किंग। वो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो डिसीजन थे वो मेजोरिटी वोट के द्वारा ही लिए जाते थे। सिंस देयर वाज नो किंग, क्योंकि उस टाइम कोई किंग नहीं होता था। ठीक है, जिसकी उस टाइम वोटिंग करवा दी जाती थी, जिनकी ज़्यादा वोटिंग होती थी वही पर्सन उनका किसी बात का डिसीजन लेते थे। सम इम्पोर्टेंट रिपब्लिक्स वर द साक्याज एंड लिच्छवी। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ जो इम्पोर्टेंट रिपब्लिक्स थे वो कौन कौन से थे? साक्याज और लिच्छवी, ये बहुत ही फेमस रिपब्लिक्स थे। अब सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? मोनार्कीज। अब जो मोनार्कीज हैं वो क्या होते हैं? जब कोई एक किंग ही उस महाजनपद के ऊपर रूल करता है तो उसको बोलते हैं मोनार्की। तो ए महाजनपद आर रूल्ड बाय ए किंग इज कॉल्ड मोनार्की। ठीक है, एक ऐसा जनपद जिसके ऊपर केवल एक किंग का ही शासन होता है उसको मोनार्की कहा जाता है। ऑल डिसीजंस वर टेकन बाय द किंग, और इसके अंदर जितने भी डिसीजंस हैं वो सारे किंग के द्वारा ले जाते हैं। दिस किंगशिप वाज हेरिडिटरी, ये किंगशिप है वो हेरिडिटरी भी थी। हेरिडिटरी मीन्स होती है वंशानुगत। जब एक किंग के जो पद से हट जाता था, सिंहासन से हट जाता था, उसके बाद उसका जो बेटा है वो ही उसकी राजगद्दी पे बैठता था। तो सम इम्पोर्टेंट मोनार्कीज वर मगध एंड द अवंती। उस टाइम जो कुछ इम्पोर्टेंट मोनार्कीज थे जैसे मगध और अवंती थे। ठीक है, इसके बाद में जो महाजनपद हैं उस टाइम जो लोगों का जनजीवन कैसा था, विलेजेस में किस तरह से लोग अपना लाइफ स्पेंड करते थे, और टाउन्स या सिटीज़ में किस तरह से लोग अपना टाइम स्पेंड करते थे, अपना जो लाइफ है वो स्पेंड करते थे, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द विलेज वाज एग्रीकल्चर। अब सबसे जो इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था उस टाइम लोगों का गांव के अंदर वो कौन सा था? एग्रीकल्चर। जैसा कि आज भी हमारे देश के अंदर जो गांव में मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही है। तो देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के अकॉर्डिंग 2 चेंजमेंट हुए, वो कौन से थे? फर्स्ट, द ग्रोविंग यूज ऑफ आयरन प्लोशेयर्स इन प्लेस ऑफ दैट ऑफ वुडन प्लोशेयर्स। प्लोशेयर्स मीन्स होता है बेटा धार फाड़, यानी कि जो हल देखा है तुमने, खेतों के अंदर जो हल चलाया जाता था पहले, जिसको बैल या ऊँटों के द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, तो हल का जो नीचे का पार्ट होता था उसको बोलते हैं प्लोशेयर्स। पहले ये प्लोशेयर्स हैं ये लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन महाजनपदों के अकॉर्डिंग जो एम्पायर्स पीरियड है उसके अंदर इन आयरन का यूज होने लगा था। तो जो प्लोशेयर्स हैं वो वुडन की जगह आयरन के यूज करने लगे थे लोग। तो सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज को पैदा किया जा सके। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अच्छे से बिजाई और जुताई का काम किया जा सकता था। सेकेंड, पीपल बिगिन ट्रांसप्लांटिंग पैडी विच लेड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। और दूसरा ये था कि लोग जो धान की खेती थी उसके अंदर कुछ चेंजमेंट किया उन्होंने, जिसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ने लगा। ठीक है, उस टाइम फसलें बहुत ज़्यादा पैदा होने लगी। एज मैनी मोर प्लांट्स सर्वाइव्ड, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा प्लांट्स को
सर्वाइव किया गया था, उसके ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को बचाव किया गया था। हर तरह से उनके अंदर कोई भी हर तरह से उनकी केयर की गई थी, कोई भी उनके अंदर मैनर्स वगैरह डाले गए थे और उनके प्रोडक्शन को बढ़ाया गया था। जनरली स्लेव men and women, dasas or dasis and landless agricultural laborers had to do this work in the field। अब ये जो खेतों के अंदर जो काम करने वाले कामगार जो लोग थे वो कौन कौन से थे? स्लेव मैन एंड वीमेन, जो दास लोग होते थे या उनकी औरतें होती थी, दासाज एंड दासीज, दास और दासी, या लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर, या जिन लोगों के पास में कोई भूमि नहीं होती थी, यानी कि जो भूमिहीन लोग थे, लेबरर्स, जो मजदूर लोग थे, मजदूर कृषक लोग थे, वो ही इन खेतों के अंदर काम करते थे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर उस टाइम मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का, और इसी के अकॉर्डिंग वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते थे। फार्मर्स पेड 1/6 ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस्ड एज टैक्सेस टू द किंग। अब जो किसान जो भी अपनी उपज उनको मिलती थी, पैदावार वो करते थे, उसका 1/6 पार्ट वो किंग को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। दिस वाज नोन एज बाघा और शेर। इसको भागा और शेर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि भाग होते हैं ना, 1/6 भाग, और राजा को टैक्स के रूप में उनको देना पड़ता है। जैसे कि द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस वर गिवन टू द रॉयल ऑफिशियल्स। अब ये जो टैक्स कलेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स होती हैं जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी किसको दी जाती थी? रॉयल ऑफिशियल्स को, यानी कि राजा के जो भी कार्यकारी अधिकारी होते थे उनको दी गई थी। दे कलेक्टेड टैक्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स और मनी। अब वे जो टैक्स को कलेक्ट करते थे वो ग्रेन्स के रूप में या मनी के रूप में उनको इकट्ठा करते थे। पंच मार्क्ड क्वाइंस वर यूज्ड टू पे टैक्स। फर्स्टली, सबसे पहले टैक्स को पे करने के लिए पंच मार्क्ड क्वाइन का प्रयोग किया गया। द एविडेंस ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ग्रेन टू बी सेंट टू द किंग ग्रेनरी बाय द रॉयल ऑफिशियल्स हैज़ बीन फाउंड इन जातक। अब जातक क्या है? ये बौद्धों का एक सैक्रेड यानी कि बौद्धों का एक धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, जातक के अंदर एक एविडेंस मिला है। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मेजरिंग ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेन टू बी सेंट टू द किंग ग्रेनरी बाय द ऑफिशियल रॉयल ऑफिशियल। राजा के जो कार्यकारी अधिकारी थे जो टैक्स को कलेक्ट करते थे, उनके द्वारा राजा के का जो ग्रेनरी होता था, उसका जो अन्न भंडार होता था, उसके अंदर एक बहुत बड़ी जो राशि जो टैक्स के रूप में, ग्रेन के रूप में या जो अमाउंट पैसे के रूप में उनको दी जाती थी, वो एक साक्ष्य के साथ, एक प्रमाण के साथ, एक सबूत के साथ में वहाँ पर उसको भेजी जाती थी। राजा के ग्रेनरी यानी कि उसके अन्न भंडार के अंदर उसको दी जाती थी। ठीक है, आगे है टाउन्स और सिटीज़। टाउन्स और सिटीज़ का लाइफ है वो लोगों का कैसा होता था। टाउन्स एंड विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़, विलेजेस ग्रू इन साइज। अब हम टाउन्स और सिटीज़ के जो जनजीवन है लोगों का, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विलेजेस ग्रू इन साइज टू फॉर्म ए टाउन। उस टाइम जो विलेज बड़े हो जाते थे तो वो एक टाउन के रूप में बन जाते थे। तो देयर वाज इनफ ओरिएंटेशन टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इस टाइम बहुत से ऐसे विलेजेस थे जो टाउन्स या सिटीज़ के रूप में, सिटीज़ के उन्मुखीकरण हो गए थे। ओरिएंटेशन मीन्स होता है उन्मुखीकरण, यानी कि टाउन्स जो विलेजेस थे वो कई विलेजेस बनकर एक टाउन्स यानी कि बड़ा नगर बन जाते थे या सिटीज़ का रूप धारण कर लेते थे। तो टाउन्स वर नोन एज पुरा या नगर। उस टाइम जो टाउन्स हैं वो नगर या पुरा के नाम से जाने जाते थे। एंड लार्ज टाउन्स एज महानगर, और जो बड़े बड़े नगर थे वो महानगर के नाम से जाने गए थे। विलेजेस स्पेशलाइजिंग इन वीविंग, कारपेंट्री, पोट्री, चैरेट मेकिंग ग्रू इनटू टाउन टू बिकम स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स टाउन्स। अब जो विलेजेस के अंदर उस टाइम जो मेन जो ऑक्यूपेशन था वैसे तो एग्रीकल्चर था, इसके अलावा टाउन्स के अंदर वीविंग यानी कि कताई बुनाई का काम होता था, कारपेंट्री
कारपेंट्री मीन्स होता है फर्नीचर वगैरह का काम करना। पोट्री मेकिंग जो क्या नाम है इनका, बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना। चैरिट मेकिंग, रथ वगैरह बनाना। ये सारे के सारे कामकाज ये टाउन्स के अंदर बहुत ही स्पेशल बन गए थे। ठीक है। सम क्राफ्ट्स टाउन वर कैपिटल्स ऑफ द किंगडम सच एज राजगृह। राजगृह होते कैपिटल ऑफ मगध। मगध की उस टाइम जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? राजगृह। अब कुछ जो टाउन्स थे, क्राफ्ट टाउन हैं, वो कैपिटल किंगडम्स की कैपिटल के रूप में भी बन गए थे, जैसे कि राजगृह उस टाइम मगध की कैपिटल थे। सम इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ दिस पीरियड वर वैशाली, चंपा, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी, एटीसी। अब उस टाइम कुछ बहुत ही मेन फेमस टाउन्स थे, और वो फेमस टाउन कौन कौन से थे? वैशाली, चंपा, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और उज्जैनी। ठीक है, इनको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग वर नालंदा एंड तक्षशिला। वर सब्जेक्ट्स सच एज फिलोसफी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी एंड ग्रामर वर टॉट। अब उस टाइम भाई बहुत ही ये नहीं कि भाई ये कामकाज ही सब लोग करते थे। शिक्षा के भी बहुत अच्छे अच्छे केंद्र थे उस टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र था जहाँ पर नालंदा और तक्षशिला ये बहुत ही फेमस लर्निंग सेंटर्स थे। कहते हैं कि इनको बाद में अंग्रेजों ने जला दिया था और इसको बाद में दोबारा से बनाया गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग, विदेशों के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, और बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाते थे, जैसे फिलोसफी है, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और ग्रामर, इन सब का ज्ञान यहाँ पर दिया जाता था। तो विदेशों के दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ये नालंदा और तक्षशिला बहुत ही फेमस सेंटर्स थे, इनको अंडरलाइन कर लेना और याद कर लेना।